जय हिंद मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपकी प्रीतम एकेडमी में। और आज का जो क्लास है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 का, जो हम लोग पॉलिटिकल का जो चैप्टर ले रहे थे सत्ता की साझेदारी, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने करीबन लगभग वीडियो हम लोगों ने लिया और इस चैप्टर का आज आखिरी वीडियो है। तो हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो सत्ता के रूप के बारे में, यानी कि सत्ता के बंटवारे का कितना रूप होता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर जो है वो ले रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो टोटली हम लोगों ने देखा था कि टोटली 4 जो है विकल्प है और 4 में से हम लोगों ने 3 विकल्प के बारे में बात कर लिया था कि 3 कैसे विकल्प है जिससे सत्ता का बंटवारा हो सकता है। आज हम लोग चौथे और अंतिम विकल्प के बारे में बात करेंगे और आज का जो चैप्टर होगा यानी कि अभी तक का जो सत्ता की साझेदारी का जो कथा हम लोग ले रहे थे वो कथा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले जितने भी लोगों ने प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले और पीछे वाला वीडियो जरूर जाके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि किन किन चीजों पे और किस तरह से हम लोग जो है आज लगभग 8-9 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है इस पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि सत्ता में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पावरफुल लोग होते हैं, वो जीत जाते हैं, सत्ता को जीत जाते हैं, और उसको नियंत्रण करने वाले कुछ लोग होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुसंख्यक जब सत्ता पे आता है ना, तो अगर उसको दबाव नहीं दिया जाएगा, चाहे आप संविधान के तौर पे बात कर लो या हारे हुए पार्टी या अल्पसंख्यकों की ओर से, तो कहीं ना कहीं वो अपने मनमाने ढंग से वो क्या करेगा, काम करेगा। तो आज हम लोग उसी चीज को देखेंगे कि अगर राजनीतिक दल सत्ता पे है, जिसने चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव को लड़ के उन्होंने अपनी भागीदारी स्थिति दिखाई थी, तो उसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करके दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा, उनसे सत्ता का बंटवारा कैसे लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक में आपको एक दल के बारे में मैं बात कर सकता हूं, देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच में सत्ता का बंटवारा। मैं क्या बोला कि आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा मोटिवेशनल कोड है कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की लकीर, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की लकीर और बोल दे उस किस्मत को, और बोल दे उस किस्मत को, दम है तो उसे मिटाकर दिखा। तो आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे दबाव समूह राजनीतिक दल के बारे में। तो ऐसे आपको दबाव समूह राजनीतिक दल के बारे में जो आपका क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है उसमें आपको विस्तारित रूप से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो थोड़ा एक मोटा मोटी मैं आपको बात करता हूं। तो जो टॉपिक है आज का वो हमारा किस पे है, एक तो दबाव समूह, एक तो क्या है दबाव समूह, ठीक है, दबाव समूह, एक है दबाव समूह और दूसरा क्या है, राजनीतिक दल, दूसरा क्या है, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल का बात करते हैं, तो समझिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दबाव समूह के बारे में। तो पहला नंबर बात कि ये जो दबाव समूह होता है मेरे रसगुल्लो, ये क्या होता है, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी क्या होते हैं। लेकिन अगर हम इसका बात करें तो ये क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा होते हैं। तो हम लोग पहला बात करते हैं अस्थायी होने का मतलब। तो दबाव समूह जो होता है ये अस्थायी क्यों होता है, इस पे बात करते हैं। तो ये जो दबाव समूह होता है ये विशेष प्रकार के वर्गों के द्वारा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये विशेष प्रकार के वर्गों के द्वारा बनाया जाता है, विशेष प्रकार के वर्गों के द्वारा क्या करता है, बनाया जाता है। जबकि इसमें किसी तरह का विशेष वर्ग नहीं होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अपना राजनीतिक दल बना सकता है और उसमें अनेक तरह के लोगों को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे विशेष प्रकार से क्या मतलब हुआ गुरुजी, तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो कि अगर हम लोग बात करें तो इसका कुछ उदाहरण, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे मजदूर वर्ग, क्या है, मजदूर वर्ग हो गया। हम लोग बात करेंगे तो जैसे हो गया विद्यार्थी संघ, क्या हो गया, विद्यार्थी संघ, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे व्यापारी संघ। तो इस तरह के जो लोग जो विशेष पैसे से या विशेष तरह के वर्गों से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा जो समूह बनाया जाता है वो क्या होता है, दबाव समूह। और ये अस्थायी क्यों होता है, अस्थायी क्यों होता है, कारण समझिएगा कि अगर विद्यार्थी के द्वारा एक समूह बनाया गया जिसको लोग विद्यार्थी परिसंघ बोलते हैं,
तो इसका काम क्या होता है कि ये तब तक अपने आप को संगठित करके रखेगा जब तक इनकी मांग जो है वो सरकार पूरा ना कर दे। जैसे ही इनकी मांग को सरकार पूरा कर देती है तो ये जो विद्यार्थी संघ बनाया गया था, जो दबाव समूह के रूप में था, वो क्या किया, वो अपने मांग के पूर्ति होने के बाद ये अपना विघटन कर देती है। लेकिन राजनीतिक दल जो होता है ये कभी भी विघटित नहीं होती। अगर ये बन गई है तो वो स्वतंत्र रूप से बनी हुई रहेगी। और एक बात, ये जो दबाव समूह होता है ये आगे जाके राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं कि मान लो कि आपने एक दबाव समूह बनाया विद्यार्थियों के लिए कि कुछ एक मांग था जो सरकार से आपको लेना था और अपने स्टूडेंटों को जोड़ा और आपने जुड़ता गया, जोड़ते गए और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की क्या हुई, आपकी एक संघ बन गई। तो आप अगर चाहो तो आगे जाके आप राजनीति में लड़ सकते हो और अपने आप को सत्ता में ला सकते हो। लेकिन राजनीतिक दल जो होता है वो कभी भी बिखरती नहीं है, ये अपने मांग को स्वतः चालू रखती है और वो तब तक लड़ाई लड़ती है जब तक उसकी अस्तित्व है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि दबाव समूह क्या है, तब क्या बोलोगे, ये एक अस्थायी राजनीतिक दल है जो अपने मांग के पूर्ति के बाद यह विघटित हो जाती है। और इसके उदाहरण है जैसे हम लोग बोल सकते हैं मजदूर वर्ग संघ हो गया, विद्यार्थी परिसंघ हो गया, व्यापारिक वर्ग परिसंघ हो गया, इस तरह की उदाहरण देखने को मिला। लेकिन राजनीतिक दल क्या होता है, ये कभी भी विघटित नहीं होती है, ये अपने मांग को स्वतः ही जारी रखती है, लोगों का विकास करती है। और इसका उदाहरण बात करूं तो भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी कुछ है आपका नाम जानते हो वो सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग बात करते हैं दबाव समूह के बारे में और राजनीतिक दल के बारे में कि इसके बीच में, दोनों के बीच में सत्ता का वितरण कैसे होता है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा कि अगर हम लोग इससे पहले जाए तो आपको पता है जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक छात्र है उसको छात्रवृत्ति सरकार नहीं दे रही है। क्या दे रही है? छात्रवृत्ति। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग का पेंशन आता है स्टूडेंट का, ठीक है, यानी कि छात्रवृत्ति होता है ना भाई, स्कॉलरशिप, तो अगर वो सरकार देना बंद कर दी तो जितने भी स्टूडेंट परिसंघ के लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी, सबने मिलकर क्या किया कि सरकार के विरोध अपना, मैं बोल सकता हूं कि अपना प्रतिक्रिया जताने के लिए आप लोगों ने एक संगठन बनाया और जगह जगह जुलूसबाजी, जगह जगह अनशन वगैरह जो काम था आपने वो करना शुरू किया। तो अब आपने क्या किया कि सरकार ने किसी कारणवश से आपका जो छात्रवृत्ति था वो बंद करवा दिया था। वो क्या करवाया था? बंद करवा दिया था। लेकिन आपने दबाव डालकर उसको क्या किया? फिर से पास करवा दिया आपने। अब सोचो कि अगर कोई सरकार अगर जीती हुई है तो उसमें सभी लोगों का भाग होता है, विद्यार्थियों का भी होता है, व्यापारियों का होता है, सबका होता है। तो अगर जितने भी विद्यार्थी हैं अगर सब सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में गृहयुद्ध की स्थिति आ जाएगी। और आपको पता है कि हम लोग नहीं चाहते ऐसा स्थिति हो कि सत्ता का बंटवारा होता है। तो सरकार क्या करेगी? अपने निर्णय को चेंज कर देगी और कुछ ऐसा चीज को ढूंढेगी जिससे दोनों को फायदा हो। तो दबाव समूह कहीं ना कहीं अपना दबाव डालकर सत्ता में क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है, उसमें फेरबदल कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने और भी नए नए तरीके से, जैसे और हम लोगों ने 3 देखा था सत्ता में बंटवारा, तो उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि दबाव समूह क्या करता है? आंदोलन के द्वारा, अपने आंदोलन के द्वारा जो शासन कर रहा है उस पर क्या कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है या उसके शासन को प्रभावित कर सकता है। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, आपने तो मुझे बताया। तो गुरुजी मेरे को आप ये बताइए कि दबाव समूह जो होता है वो किस तरह से सत्ता को प्रभावित करती है। तो आपने क्या बोला गुरुजी? आपने बोला कि ये जो दबाव समूह होता है वो आंदोलन के द्वारा अपने मांगों के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया गुरुजी, उस आंदोलन के द्वारा वो लोग क्या कर सकता है? जो शासन व्यवस्था जो चला रहा है उसको प्रभावित कर सकता है या उस पर नियंत्रण कर सकता है। बात क्लियर है? किस तरह से करेगा मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा पहला बात। तो दूसरा बात अगर बात करें तो अब समझिएगा कि अगर सत्ता में इस तरह का उलटफेरी लोग कर सकता है तो इसके लिए कुछ तो काम किया होगा सरकार ने कुछ तो काम किया होगा। मान लो कि सबसे पहले क्या होता था उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था जो था वो किसी ना किसी एक व्यक्ति के हाथों में था। बाद में वो एक व्यक्ति से किसी समूह के हाथों में या और भी तरह का फंक्शन जो हम लोग देखते थे राजा महाराजाओं के काल में वो देखने को मिला। तब किसी तरह का विकल्प नहीं था और विकल्प नहीं होने के कारण ही जगह जगह आपको आंदोलन देखने को मिला। जैसे डच भाषा लोग अगर अपना क्या करते, अपना बहुमुखी के आधार पे वो लोग सत्ता पे आ जाते, किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जर्मन बोलने वाले लोग हैं,
उनकी कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती। जिस तरह से श्रीलंका में देखा कि सिंहली लोगों ने जब बागडोर संभाला तो उन्होंने बाकी जो 2 समुदाय है उनको दरकिनार कर दिया और अपने फायदे पे वो लोग सारा काम करने लगे। तो उन्हीं के समूह द्वारा जिनको दरकिनार किया गया, तमिलों को, मूल तमिलों को और हिंदुस्तानी तमिलों को और जो ईसाई जो लोग थे उनको जब दरकिनार करवाया गया तो उनके द्वारा जगह जगह पे दबाव समूह बनाया गया जो अपने अधिकार क्षेत्र के मांग के लिए राजनीतिक व्यवस्था पे प्रेशर डालते थे। क्या करते थे? प्रेशर डालते थे और अपने मांग को बनवाते थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे विकल्प का अभाव था। तो अगर किसी सत्ता में यह दबाव समूह की प्रधानता ना हो, दबाव समूह आगे ना आए, तो उसके लिए कुछ तो काम किया गया होगा ना, कुछ तो निर्णय किया होगा ना। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, तो वो क्या था सर? तो सबसे पहले समझिएगा मेरे स्कूलों कि दबाव समूह आंदोलन करके सरकार को नियंत्रित ना करे या उनको प्रभावित ना करे, इसी के लिए हमारा जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें एक नियम बनाया गया है या एक चीज की प्रधानता दी गई है कि यहाँ पे क्या होता है कि समान दावेदार का एक विकल्प जो है वो दे दिया गया है। समान दावेदार का जो है विकल्प वो दे दिया गया है। अब ये समान दावेदार का विकल्प है क्या सर? तो समझिएगा, समान मतलब जानते हैं बराबर, विकल्प माने आपके पास और एक ऑप्शन होगा। जैसे कि हम लोग बहुविकल्पिक जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको एक क्वेश्चन होता है और 4 जो आंसर होते हैं, तो लगभग वो समान होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सटीक होता है उसको आपको टिक मारना पड़ता है। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में इस दबाव समूह और आंदोलनकारियों का सत्ता पे ज्यादा प्रभाव ना हो या इनके द्वारा सत्ता का नियंत्रण ना हो, इसलिए क्या किया गया? सत्ता का बंटवारा किया गया था इनके बीच में। तो इनके बीच में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है वो बंटवारा को करने के लिए समान दावेदार का विकल्प का एक रूप चुना गया है। क्या? समान दावेदार का विकल्प का एक रूप चुना गया है। तो इसमें क्या होता है गुरुजी? तो समझिएगा मेरे स्कूलों, अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र में सभी लोगों को क्या किया गया है? समान दावेदारी का विकल्प दिया गया है और ये होना चाहिए भाई, ये लोकतंत्र में होना चाहिए कि समान दावेदारी का विकल्प होना चाहिए। अब बात रहा गुरुजी कि ये विकल्प क्या है, आप ये जो विकल्प बोल रहे हो सर ये क्या है? तो जिस तरह से ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास कि अगर आप मार्केट गए हो और आपको कुछ खरीदना है तो आपके पास वो दुकानदार हजारों टाइप के उसी हिसाब को कपड़ा खरीदना है, लड़कियों को सूट खरीदना होता है, तो वो क्या करता है दुकानदार की लड़कियों के लिए हजार, मतलब बोल सकते हैं कि जब तक उनको पसंद ना आए तब तक वो सूट निकालते जाते हैं। हम लड़कों का क्या, हम लोग जाते हैं एक सूट जो देखने को मिले हम लोग लेके आ जाते हैं, लेकिन लड़कियां क्या होती है उनके पास बहुत सारा ऑप्शन होना चाहिए और उस ऑप्शन में से सारा चूज करती है। तो ऑप्शन किस तरह का होता है मेरे रसगुल्लो? तो कहीं आपको रंगीन साड़ी देखने को मिलेगा, कहीं आपको फिक्का मिलेगा, तो 1000 तरह का, उसमें से कोई आप चूज करते हो। तो हमारे सरकार में क्या है, जो लोकतंत्र व्यवस्था के सरकार में क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको विकल्प मिलता है। और विकल्प क्या है? तो अभी के टाइम में जितना भी आप लोकतंत्र व्यवस्था में, आप ये जो विभिन्न तरह की जो पार्टियां देख रहे हो ना, जैसे मैं बात करूं बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, है ना, और भी बहुत तरह के जितने भी पार्टी आप देख रहे हो, तो ये सभी क्या है? विकल्प है। और इसी विकल्प के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एक समान दावेदारी का एक अच्छा सा रामबाण, या मैं बोल सकता हूं कि सुदर्शन चक्र है हमारे पास। मैं क्या बोल सकता हूं? जिसका अचूक बार है। तो समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला मेरे रसगुल्लो कि दबाव समूह राजनीतिक दल के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, और यह बंटवारा किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल क्या करती है वो समझिएगा, राजनीतिक दल का भूमिका है देश का चलाने का, लेकिन दबाव समूह क्या करती है? अपने चीजों को मनवाने के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने वर्ग के लाभ के लिए सरकार पे प्रेशर डालती है और शासन को प्रभावित कर देती है, उसको नियंत्रित कर सकती है। तो ये स्थिति ना पैदा हो इसीलिए सरकार ने क्या किया? सत्ता का बंटवारा किया है कि शासन पे किसी दूसरे का अधिकार ना हो, नहीं तो फिर वही स्थिति हो जाएगा, सिंहली वाला कांड हो जाएगा। तो इसके लिए समान विकल्प का जो है वो एक तरह से लोकतंत्र व्यवस्था में जरूरी कर दिया है। तो इसके लिए क्या किया है कि लोकतंत्र व्यवस्था में ये विकल्प जो है वो विभिन्न तरह की पार्टियों को कर दिया है, अलग अलग तरह की पार्टी। अब हम लोग बात समझते हैं कि ये पार्टियां क्यों बनाए गए। ये जो विकल्प है, ये जो हमारे पास पार्टियों के रूप में अलग तरह के ऑप्शंस है, तो इसका क्या कार्य है सर? तो ये समझिएगा, ये जो पार्टियां होती है ये सत्ता के लिए क्या करती है? आपस में स्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है। और वो कंपटीशन पता है कि मैं बिजली लाऊंगा, मैं आपके लिए इलेक्शन पे, मैं आप मेरे को जिता दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके समक्ष कार्य भी करती है। और अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप क्या करते हो, उसको वोट डालते हो और उसको क्या करते हो, जिता देते हो। बात क्लियर है। लेकिन अगर इन विकल्पों के बीच में, इन ऑप्शनों के बीच में जो भी समान दावेदारी का जो ऑप्शन है उसमें अलग अलग तरह की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो उनके बीच में जब यह स्पर्धा होती है तो उस स्पर्धा से कुछ ना कुछ तो लाभ हमें मिलता है। उस स्पर्धा से जनता को कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता होगा गुरुजी। आप बोलोगे हाँ, तो मेरे को बताइए गुरुजी, मेरे रसगुल्लो, कि उस स्पर्धा में किस तरह का लाभ होता है, आपको किस तरह का लाभ होता है, समझिएगा कि इससे हमको एक चीज का पता चलता है कि जो हमारा शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में किसी एक खास व्यक्ति या किसी एक खास समूह का हाथ नहीं। समझ में आ गया। अगर पूरे शासन व्यवस्था में आपको चुनने का अधिकार मिल रहा है कि आप कोई भी चीज को, कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उस सत्ता पे किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का हाथ नहीं। समझिएगा, अगर आप मार्केट गए हो और पैसा आपके पॉकेट में है तो आप हजारों दुकान घूम सकते हो, लेकिन पैसा अगर आपके पापा के पॉकेट में है तो आप हजारों दुकान नहीं घूम सकते हो। उसी दुकान पे जाना पड़ेगा जहां आपका पापा बोलेगा, और वही कपड़ा आपको लेना पड़ेगा जो आपके पापा ने पसंद किया है। तो ये वैकल्प है। तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता होगा तो उससे जाहिर सी बात है कि दबाव समूह क्या करेगा, शासन को प्रभावित करेगा और नियंत्रण करेगा। तो ये दबाव समूह क्या करे, इस नियंत्रण को ना करे, इसीलिए पहले ही क्या कर दिया कि दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया कि दबाव समूह अपना शासन जो व्यवस्था है वो क्या करे, वो पूरा से उस पे हावी ना हो जाए, उस सरकार पे, इसीलिए दोनों के बीच में पहले ही सत्ता का बंटवारा कर दिया है। तो ये हम लोगों ने जाना। अब समझिएगा कि जब प्रतिस्पर्धा होता है तो हमको उससे पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति या समूह के बीच में हमारी सरकार या हमारी सत्ता नहीं है। बात क्लियर है। लेकिन अगर बात करें कारण का कि किस कारण से दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, तो इसके कारण के बारे में मुझे बताएं सब। तो मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लों, आप समझिएगा कि आखिर अगर हम कारण का बात करें कि किस कारण से दबाव समूह तथा राजनीतिक दल के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, तो समझिएगा मेरे रसगुल्लों कि आप अगर लंबा समय पीछे जाओगे, कुछ टाइम पीछे जाओगे, तो एक नीति चला आया था कि जो सत्ता होगा वो बारी बारी से वो क्या होगा, अलग अलग तरह से क्या होगा कि विचारधारा, अलग अलग से विचारधारा और राजनीतिक जो सामाजिक समूह है उन पार्टियों के हाथों में आता जाता गया है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जिस समय जिस जाति का या जिस विचारधारा के लोगों की संख्या ज्यादा होती, उस समय उस विचारधारा के और उस जाति के लोगों के पास सत्ता होता। लेकिन जैसे ही उसमें किसी तरह का बदलाव होता तो दूसरा जो जाति हो अग्रसर होता। इससे बोलने का मतलब है, एक सीधा सा मैं ऑप्शन पे बात करता हूं कि मान लिया जाए कि किसी देश में चार जो है विचारधारा है, चार तरह की विचारधारा है, चार तरह का राजनीतिक समूह है, ए है, बी है और सी है और डी है। अभी अगर लोकतंत्र व्यवस्था में है तो आपको चुनने का तो अधिकार मिला कि आप कोई भी एक व्यवस्था को चुन के अपने हिसाब से काम करा सकते हो। लेकिन जब ये इस तरह का व्यवधान था कि कोई भी आदमी अपनी विचारधारा और समूह पे अधिकार कर सकता था, जब एक व्यक्ति या एक समूह का अधिकार होता था पूरे शासन व्यवस्था में, तो मान लिया जाए कि बी की संख्या क्या है, इन तीनों से ज्यादा है, तो इसके पास शासन हो जाता। और किसी कारण से इसके पास अगर खंडन होता तो फिर क्या होता, ये ए नाम का जो जाति वर्ग है उसके पास आ जाता, या इसकी संख्या बढ़ी तो इसके पास इस तरह से क्या होता कि जो सत्ता है वो हस्तांतरण होता किसी एक व्यक्ति या किसी खास जाति के पास। लेकिन जब ये विकल्प का बारी आ गया, जब विकल्प या जो ऑप्शन हमारे पास की जो सुविधा हो गई कि हमारे पास अनेक तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग विचारधारा के कारण और अलग अलग समूहों के कारण जो एक स्थिति पैदा हो रही थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गया। आप समझिएगा कि अगर ए नाम का जो व्यक्ति है, अगर ये चोर है और इसको सत्ता दे दिया जाए तो पूरे शासनकाल में चोरी ही करेगा। तो अगर उसके बाद अगर बी के पास शासन व्यवस्था आता है, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो पूरा भरपाई करना पड़ेगा बी को। तो कहीं ना कहीं इससे सामाजिक स्थिति में क्या होगा, खराबी देखने को मिलेगा और एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि जो सरकार होगा वो कमजोर बनेगा आगे जाके। तो ये स्थिति पैदा ना हो इसलिए क्या किया गया है कि सत्ता में एक साझेदारी का भाव, और वो साझेदारी क्या था, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में देखा गया। तो अब बात था कि सर ये सारा हम लोगों ने कारण देखा कि किस कारण से दबाव समूहों का और राजनीतिक दलों के बीच में क्या दिया गया, सत्ता का बंटवारा दिया गया।
क्या दिया गया? सत्ता का बंटवारा दिया गया। तो सर कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच में हमको संबंध दिखा कि जो राजनीतिक दल है और जो दबाव समूह है दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया? तो हाँ गुरुजी ऐसा भी है। तो मेरे रसगुल्लो समझिएगा, अगर सत्ता पे अगर ये राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में अगर हम लोग भागीदारी का प्रत्यक्ष रूप देखेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत से ऐसी सरकार बनी है हमारे देश में जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर क्या करा किया है? सरकार को चला है और चुनाव को लड़ा है। तो ये जो आपने देखा है कि 2 या 2 से अधिक क्या है? पार्टियां मिलकर चुनाव को लड़ती है। यह पहला एक उदाहरण है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि सत्ता में दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का साझेदारी हुआ है। और जब ये अगर किसी कारण से और किसी भी अपनी विचारधारा के कारण ये जो 2 या 2 से अधिक पार्टियां जब जीत जाती है तो यही लोग मिलकर क्या करती हैं? सरकार का गठन करती है और देश को चलाने का काम करती है। मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, आप समझिएगा मैंने क्या बोला कि प्रतिस्पर्धा के कारण हमको ये तो पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ या एक व्यक्ति के समूह के हाथ में पूरा शासन व्यवस्था नहीं है। पर अगर बात करें कि क्या कारण था कि दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच में ये सत्ता का साझेदारी दिया गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे तो देखा था कि सत्ता की साझेदारी और दबाव समूह राजनीतिक दल के बीच में काफी ज्यादा अंतर है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा मत है। एक आदमी है जो हमेशा के लिए देश के लिए लड़ाई लड़ता है, अपने विचारों के लिए, अपना जो मांग है उसके लिए लड़ता है, लेकिन दूसरा आदमी कुछ टाइम के लिए लड़ता है। तो दोनों के बीच में इस तरह का कॉम्बिनेशन क्यों सर? तो इसके लिए मैंने बताया कि लंबे समय से ये जो बागडोर था वो अलग अलग हाथों पे अलग अलग राजनीति के पास चली जाती थी, तो उसको रोकने के लिए कि अलग अलग तरह का विचारधारा और अलग अलग तरह के सामाजिक रूपों का क्या हो, यहाँ पे विभेद ना हो, क्योंकि जब सभी लोग उस क्षेत्र पे शासन करेंगे तभी तो सबका विकास होगा। या तो केवल अगर चोरी करने वाला शासक बन जाएगा तो बी को भरना पड़ेगा, अगर सी वाला अच्छा है तो फिर ए को भरना पड़ेगा, इस तरह का स्थिति आ जाएगा। तो इस तरह का स्थिति ना आए इसीलिए क्या किया जाता है, 1-2 जगह आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता की साझेदारी में ये दबाव समूह राजनीतिक दलों का क्या हो गया है, प्रत्यक्ष रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा? बंटवारा देखने को मिलेगा। तो ये बंटवारा कैसा होता है? तो हम लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, ये एक तरह का बंटवारा है। और हम लोगों ने देखते हैं कि ये जो पार्टियां हैं 2 या 2 से अधिक लोग भी मिलकर क्या करते हैं? सरकार को चलाते हैं। ये एक तरह का उदाहरण है। अब जैसे समझिएगा कि अब क्या करते हैं कि देश में तो एक राजनीतिक पार्टी मान लो जीत गई, जैसे बोलने का मतलब है कि ए नाम का राजनीतिक पार्टी जो था वो क्या क्या चुनाव को जीता, लेकिन किसके सपोर्ट से? तो व्यापारिक या उद्योगपति या किसानों के सपोर्ट से क्या हुआ कि जैसे कि बोल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए नाम का जो राजनीतिक दल है वो किसान संघ के साथ क्या हुआ? किसान संघ के साथ मिल गया। और ये क्या बोला, ए नाम का जो राजनीतिक दल ये बोला कि मैं आपके सभी मांगों को पूरा करूंगा, आप क्या करें कि आपने जो किसान संघ बनाया है उसका समर्थन हमें दे दीजिए। समझे मेरा बात? मेरा बोलने का मतलब था मेरे बच्चों कि किसानों ने क्या किया कि अपने फसल का दाम बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाया जिसमें पूरे भारतवर्ष के जितने भी किसान लोग हैं वो लोग क्या हो गए? इकट्ठा हो गए और अपने मांग के लिए आंदोलन करने लगे। जो सरकार है उस पे क्या करने लगे? जोर करने लगे। तो उसी समय जो बी नाम का जो राजनीतिक दल था वो शासक में था, क्या था? शासन में था। लेकिन ए नाम का जो दल था वो शासन में नहीं था। तो इसको तो अब क्या करना है? शासन व्यवस्था संभालना है, इसको राजनीतिक व्यवस्था में आना है। तो ये क्या करेगा? ये ए नाम का जो राजनीतिक दल है वो किसान संघ के साथ मिल जाएगा। तो पहले इसके पास कुछ लोग थे और अभी किसान सारे आके मिल गए, तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी, इस तरह का व्यवस्था देखने को मिला। तो जब बी शासन कर रहा था तो उसमें ए जो था वो उसको देख रहा था, लेकिन जैसे ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया इस सरकार के खिलाफ ने तो ए ने मौका उठा के उस किसान संघ के साथ हाथ मिला लिया और बोला कि हम आपके मांगों को क्या करेंगे? हम पूरा करेंगे। आपके मांगों को क्या करेंगे? हम पूरा करेंगे। और इस तरह से दोनों आदमी मिलकर क्या करते हैं? अगला चुनाव में लड़ाई लड़ते हैं और किसी कारण से दोनों जीत जाते हैं। जब जीत जाएंगे तो दोनों ही मिलकर ना सरकार को चलाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो अब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं व्यापारिक
वर्ग, उद्योगपति वर्ग, किसान वर्ग और उद्योग मजदूर जो है, ये सब भी क्या करते हैं, ये लोग संगठित होकर और अपने हित के लिए समूह बनाते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं ये लोगों का भी राजनीतिक स्तर पर या शासन पर हम लोगों को सक्रिय भूमिका देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आ गया गुरुजी? यहां तक आपको समझ में आ गया गुरुजी कि किस कारण से दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है और किस कारण से ये लोग सरकार को बनाती है। जैसे हम लोगों ने अभी जैसे बीजेपी का सरकार है, तो उसमें देखोगे कि बिहार में ही बहुत तरह का उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। और पहले जो कांग्रेस थी वो तो बोलो ही मत, पहले से वो लोग मिली जुली सरकार थी, पहले वो लोग 4-5 पार्टियों को मिलाकर वो लोग सरकार को चलाती थी, इस तरह का व्यवस्था था। तो अब समझिएगा इस तरह का आपको देखने को मिला। और बाकी जो चीज है ना, इसके बारे में राजनीतिक दल के बारे में हम लोग विस्तार से चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे, इसका भी टेंशन मत लिया आप लोग। तो आप समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि इस तरह की जो दबाव समूह है इसका कार्य क्या है, तो कार्य के बारे में तो हम लोग देखा था, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करती है कि अपनी विभिन्न तरह की समितियां जो बनाया जाता है सरकार के द्वारा जो विभिन्न तरह की सहमतियां दी जाती है कि फलना चीज पे क्या होगा, काम होगा, क्या होगा, फलना चीज पे काम होगा। तो ये लोग क्या करती है कि ये लोग सरकार से सीधे भागीदारी करके यानी कि अपना संगठन बनाकर ये लोग क्या करता है कि सरकार की जितनी भी नीतियां आया है उस पे अपने सदस्य के वर्गों के लाभ के लिए लोग क्या करता है, दबाव बनाता है। जैसे कि अभी पंजाब में किसान रैली चल रहा है दोस्तों, तो किसान वो भी क्या, दबाव समूह। जब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी इनको सपोर्ट कर दे तो हो सकता है कि कल जाके वो देश में क्या करे, अपनी राज्य व्यवस्था को संभाल ले। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दबाव समूह क्या करता है कि जो भी सहमति सरकार के द्वारा लागू की गई उसको सीधे भागीदारी करके अपने लाभ के लिए, गौर कीजिएगा, अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, उन नीतियों पे उलटफेर करते हैं और शासन को मतलब बोल सकते हैं कि छेड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर मान लिया जाए इस स्थिति में ऐसा कभी होता कि दबाव समूह ने अपनी नीतियों को बदलाव किया और कभी क्या किया इन्होंने अपना जो वर्ग है, जो उनका जो राजनीतिक समूह बना दबाव समूह का, उन्होंने उसका विखंडन ही नहीं किया। तो जब वो विखंडन नहीं करेंगे तो वो सत्ता पे तो पहले कभी ना कभी वो लोग तो पत्थर मार चुके थे और भी लोगों को जुटाकर क्या करेंगे, वो और एक बड़ा एक दल बना लेंगे और कभी ना कभी वो शासन व्यवस्था में आ जाएंगे। तो जब वो पहले ही अपने हितों के लिए काम किए थे, तो अब अगर उसमें केवल किसान है तो जब भी ये सरकार में आएगी तो सारा काम किसानों के प्रति ही करेगी। अगर कोई मजदूर वर्ग अगर सत्ता को संभाल लेगा तो केवल वो मजदूरों के फायदे के लिए बात करेगा। अगर कोई उद्योगपति सत्ता को संभाल लेगा तो उद्योगपतियों के लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं काम करेगा। तो इस तरह की स्थिति ना हो, इसीलिए सरकार ने क्या किया, दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी दे दी। और इस सत्ता की साझेदारी कैसे थी, तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर देश को चलाता है, इस तरह का दे दिया। कारण मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी आपका काम है कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे पढ़ते हो। कोई दिक्कत है तो आप जब लाइव सेशन चलती है तो उसमें कमेंट किया करो। और दूसरी बात कि वीडियो को एक बार लाइव सेशन में हो जाने के बाद फिर से ही देखा करो ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है। और बोला गया है ना कि किसी के पीछे नहीं भागा जाएगा, किसी के पीछे नहीं भागा जाएगा, चाहे मंजिल को पाने के लिए कितना ही लेट करना पड़े। किसी के पीछे नहीं भागा जाएगा, चाहे मंजिल को पाने के लिए कितना ही लेट करना पड़े। मंजिल जब भी हासिल करेंगे अपने दम पे करेंगे। मैंने क्या बोला कि मंजिल जब भी हासिल करेंगे अपने दम पे करेंगे, चाहे अपनी मंजिल को पाने के लिए कितना ही लेट करना पड़े। और किसी को इतना फालतू मत समझना मेरे दोस्त कि उसके फालतू लिस्ट में आने के लिए आपको वेट और संघर्ष करना पड़े। तो जितने भी लोग आपको फालतू समझते हैं ना, मैं उनके लिए बता दूं कि किसी के पीछे नहीं भागा जाता, चाहे हमारी मंजिल को पाने के लिए कितना भी लेट करना पड़े। मंजिल जब भी हासिल करेंगे अपने दम पे करेंगे, चाहे मंजिल को पाने के लिए कितना भी लेट करना पड़े। और किसी को इतना भी फालतू ना समझना मेरे दोस्त, फालतू लिस्ट में आने के लिए आपको वेट करना पड़े। तो आज इसी बात पे आज हमको शपथ लेना है कि हम लोग फालतू नहीं है और मेरे फालतू लिस्ट में आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये कब होगा मेरे दोस्तों, जब आप लोग मेहनत करोगे, जब अपने मंजिल को पाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग कोशिश करोगे।